गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 9वीं का जो राजनीति का छठा जो पाठ है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। आपने अगर कल का पीरियड अटेंड किया होगा तो आपको श्वेता मैडम ने जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या इस पाठ की शुरुआत की थी। उन्होंने जो है आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में कुछ समस्याओं के बारे में कल सविस्तर बताया है, और जो कुछ बचा हुआ भाग है वह बचा हुआ भाग मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं और समस्या किसे। यहाँ हमारे पाठ में दो बातें हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी है समस्या। क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक अपना एक स्टाइल होता है, हर किसी का एक अपना तरीका होता है। तो सबसे पहले पाठ का जो नाम है उस नाम को स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम पाठ का नाम जो होता है, शीर्षक जो होता है, अगर उसको नहीं समझोगे तो पाठ को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जो है अपना ध्यान पाठ के शीर्षक की ओर ज्यादा देता हूँ, उसी में आपको समझा देता हूँ कि उस पाठ में क्या है। और आप अगर उसको समझ गए तो आप भी आसानी से ये समझ जाएगी कि ये पाठ में क्या है और पाठ में हमको कौन सी जानकारी मिलने वाली है। तो इस पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय समस्या। अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहला शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं। राष्ट्र मतलब एक देश, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व, जिसमें विश्व के पूरे देशों का समावेश होता है। और हमको पता है कि दुनिया में, पूरे विश्व में 195 देश है, 195 देश जो है पूरे विश्व में अस्तित्व में है। तो इन सभी अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे विश्व की समस्या, जो दूसरा भाग है हमारा वो है समस्या। अभी हम देखते हैं कि समस्या तो सभी की होती है। हमारे घर में भी कुछ समस्या होती है, हमारे समाज में समस्या होती है, हमारे गांव में समस्या होती है, हमारे शहर में समस्या होती है, हमारे राज्य की कुछ समस्या होती है, हमारे देश की कुछ समस्या होती है। लेकिन आज जो हम पढ़ाई करेंगे, आज जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी ये ऐसी समस्या है, ये किसी एक देश की नहीं है, किसी एक राज्य की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है। तो ये कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जानकारी आज हम इस पाठ में जो है अच्छी तरह से देखेंगे। तो आपको पिछले पीरियड में जो है इस पाठ की शुरुआत श्वेता मैडम ने की थी। उन्होंने आपको जो है मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय कब हुआ है, मानवाधिकार और भारत का क्या संबंध है, मानवाधिकार में भारत की क्या भूमिका है, और पर्यावरण, यहाँ तक का उन्होंने आपको कल अच्छी तरह समझाया है। फिर भी आज में जो है पर्यावरण से स्टार्ट करूंगा। हमारे पास जो समय दिया गया है उस समय क्या हमको जो भाग दिया गया है उसमें हमारा है पर्यावरण से स्टार्ट है। तो आज हम विश्व की जो समस्या है उस समस्याओं में, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में जो पर्यावरण, इस समस्याओं की आज सबसे पहले जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण किसे कहते हैं इसके बारे में बता दूं। पर्यावरण क्या है। तो हम कक्षा चौथी पांचवी से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण। अब हमारे आसपास क्या होता है, हमारे आसपास सभी प्रकार के जीव है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं। इन सभी का समावेश जो है पर्यावरण में होता है, जिसमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं। यानी जिसमें जीवधारी जीवित को भी समावेश होता है। जैसे कि हम अपने आसपास के परिसर में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की तालाब है, नदियां है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं,
जीवधारी जीवित है, इन सभी का समावेश जो है पर्यावरण में किया जाता है। तो इन सभी से मिलके जो है पर्यावरण बनता है। और आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है। और पर्यावरण को दूषित करने का काम जो कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। यानी सबसे जो विश्व का सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है वो है मानव। लेकिन आज हम ही इतने बुद्धिमान होने के बाद भी इस सजीव सृष्टि को नष्ट करने के लिए ही हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब ये हम जिम्मेदार कैसे हैं और पर्यावरण को हम असंतुलित कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। क्योंकि आज हम देखते हैं, आज हर देश चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारा देश का डेवलपमेंट हो, नए-नए इंडस्ट्रीज हमारे देश में आए, नए-नए उद्योग हमारे देश में आए, बड़ी-बड़ी सड़कें हमारे देश में बने। तो इनको करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? पेड़ों को काटना पड़ता है, जंगलों को नष्ट करना पड़ता है, नदी तालाब को जो है दूषित करना पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती है, बड़े-बड़े जो रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं, वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है। और इस ज़मीन की वजह से हम क्या करते हैं, आस-पास जो पेड़-पौधे हैं, उन पेड़-पौधों, जंगलों को नष्ट करके उस जगह पे हम क्या करते हैं, कारखाने बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। तो हमारा विकास तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस पर्यावरण को नुकसान होने से हमको बचाना है। और हम देखते हैं कि हमारा भारत देश पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, लोक संख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरे नंबर का देश है। भारत की लोक संख्या जो है विश्व में दूसरे क्रमांक पे है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वो है चीन, और दूसरा नंबर में हमारा भारत का समावेश होता है। तो पर्यावरण को, यानी पेड़-पौधों को काटने के लिए हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में उ उसका बहुत ज़्यादा परिमाण में उसका सहयोग है। यानी जो हमारे देश की इतनी तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमको रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए हम नए नगरों की निर्मिति कर रहे हैं, नए शहरों की निर्मिति कर रहे हैं। और नए शहरें बनाना, नए नगरों की निर्मिति करना, इसके लिए हमको पेड़-पौधों को काटना पड़ रहा है। और जब पेड़-पौधों को काटा जा रहा है, तो सजीव सृष्टि भी धोखे में आ रही है। क्योंकि पेड़-पौधों में हम देखते हैं, पेड़-पौधे ये जीवित है, सजीव है, क्योंकि पेड़ों में जान होती है। और पेड़ों-पौधों में जो दूसरे सजीव प्राणी रहते हैं, जैसे कि चींटी, विभिन्न प्रकार के प्राणी, पक्षी, कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। अगर जंगल ही नष्ट हो जाएगी, तो ये प्राणी कहाँ पे रहेंगे? ये पक्षी कहाँ पे रहेंगे? आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो बारिश है, बारिश में जो है अनिश्चितता हो गई है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ नहीं होती है। तो ये अनिश्चितता निर्माण होने की वजह सबसे ज़्यादा है, ये है पर्यावरण को असंतुलित करना। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण दिन-ब-दिन असंतुलित होता जा रहा है। पर्यावरण को हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का निर्माण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के नए-नए रिसर्च करने के लिए, जो बड़े-बड़े प्रयोगशालाओं में जिन गैसों का या जिन रासायनिक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, तो उस रासायनिक द्रव्यों को जब वो गंदा पानी जब उस कारखाने से बाहर निकाला जाता है, तो गंदा पानी जो है नदी-नाले के द्वारा तालाबों में जाता है। और जिसकी वजह से तालाब में रहने वाले जो जलचर प्राणी हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो ब हम जो है, ये मानव को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है, लेकिन मानव को इतनी बुद्धि होने के बाद भी मानव जो है आज पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले पीढ़ी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज हम देखते हैं कि आज हमारी जो आयु है 15-16 साल आप सभी की है।
आप अपने गाँव में या मुंबई जैसे शहर में देख लीजिए कि आप जब छोटे होंगे 7-8 साल के, तो उस समय का मुंबई, उस समय का आपका गाँव और आज का गाँव, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। अगर आप गाँव में जाओगे, तो जिस जगह आपके खेत, घर के आस-पास जो खेत थे, आज उन खेतों का रूपांतरण काय में हो गया है, शहरों में हुआ है, गाँव में हुआ है, वहाँ पे गाँव बस गए। तो इसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। तो विश्व के सामने ये पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हमको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में की गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है शांति प्रस्थापित हो। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य ना हो किसी देश के द्वारा कि उस देश के साथ-साथ दूसरे अन्य देशों को भी उसका जो है गलत खामियाज़ा भुगतना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि विश्व का जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में, 1914 से 18 के बीच में विश्व का पहला युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ ये 1939 से लेके 1945 तक हुआ। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय हमने देखा कि पूरा विश्व जो है 2 गठ में विभाजित हो गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ, कितने जिनकी कोई भी गलती ना होने की वजह से ऐसे कितने लोग मारे गए, और साथ ही साथ अमेरिका ने जो जापान के 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के महत्वपूर्ण शहर है, उसमें अणुबम डाला, जिसका वजह से वो अनुभव इतने भयानक थे कि उसकी वजह से आज भी वहाँ की ज़मीन में घास तक नहीं उगती। यानी इतने प्रभावशाली वह बम थे। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध को ध्यान में रख के एक पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के देशों को, प्रतिनिधित्व को एक साथ बुलाकर एक सभा ली गई, और जिसमें ये बताया गया है कि अभी तक जो विश्व में 2 युद्ध हुए हैं, अगर ऐसा तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया जो है, पूरा जग जो है ये नष्ट हो सकता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि नई-नई टेक्नोलॉजी है और हर देश के पास अणुबम है, और अणुबम्बों का हम देखते हैं कि व्याप बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक आधा अणुबम डाल दिया जाए तो पूरा शहर नहीं, पूरा देश भी बर्बाद हो सकता है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही ये बताया गया है कि विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, उन समस्याओं से कैसे हल निकाला जाए। उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की पर्यावरण को जो है पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण में जो पेड़-पौधों की कटाई हो रही है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो वह नुकसान ना हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी जो है अपने आप बर्बाद ना हो। ये उद्देश्य सामने रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पहल की, और जिसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के उपाय योजना की गई। तो सबसे पहली जो उपाय योजना हुई वो स्टॉकहोम में हुई। स्टॉकहोम स्टॉकहोम ये एक शहर का नाम है, और ये शहर जो है स्वीडन देश में है, और इस शहर में, स्टॉकहोम शहर में जो है एक परिषद ली गई। यह परिषद 5 जून से 16 जून 1972 के बीच हुई, और इस परिषद में जो है मानवीय पर्यावरण संबंधित, यानी मानव को पर्यावरण के संबंध में कौन-कौन सी सूचना देनी चाहिए, कौन-सा मार्गदर्शन करना चाहिए, और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को टिकाए रखने के लिए, और किसी प्रकार के पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कौन-कौन सी उपाय योजना करनी चाहिए। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए स्टॉकहोम में जो है परिषद ली गई, और इस परिषद का उद्देश्य यही था कि विश्व के सभी देश जो है पर्यावरण संबंधित विभिन्न जो बातें हैं, विभिन्न जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले जो तत्व है उसका स्वीकार करें, और हर देश अपने देश के नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करे। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे भारत सरकार की ओर से भी हर वर्ष कहा जाता है कि
पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ। हम देखते हैं कि पेड़ काटना बहुत आसान होता है, लेकिन पेड़ को जो है लगाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि लगा तो देते हैं लेकिन उसको पालना पड़ता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से पालती है हमको पता ही है। उसी तरह पेड़ों को भी वैसे ही पालना पड़ता है। पेड़ जब छोटा होता है तो उस पेड़ को ज़मीन में बोने के बाद उसके आस-पास जो है हमको उसका सुरक्षा के लिए एक कवच लगाना होता है ताकि जो बकरियाँ है, भेड़-बकरियाँ जो है उसको खा ना ले। तो वो करने के बाद उसको नियमित रूप से पानी देना पड़ता है, उसमें खाद देना पड़ता है, तभी वो धीरे-धीरे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि जब पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो वहाँ के आस-पास के लोगों को छाँव मिलती है, शुद्ध हवाएँ आती है और पर्यावरण वहाँ का संतुलित रहता है। तो इसीलिए हर सरकार जो है, हर देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन करती है कि पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाए। इसीलिए 22 अप्रैल को जो है वसुंधरा दिन मनाया जाता है। आज जो है हमारे महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण मंत्री जो है, सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहब, उन्होंने जो है वसुंधरा नाम से एक ऐप बनाया है और उसमें वहाँ हर महाराष्ट्रियन को शपथ दिला रहे हैं कि हमको क्या करना है, पेड़-पौधों की सुरक्षा करना है। और इतना ही नहीं, वहाँ लिंक जो है आपको भी भेजी गई होगी आपके शिक्षकों द्वारा। तो उसमें ये बताया गया है कि आपको पर्यावरण को क्या करना है, शपथ ले रहे हैं हम, कसम खा रहे हैं कि हमको पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, पेड़ों की कटाई नहीं करना है। और उसमें हमने ये भी शपथ खाई है कि हमको अपने जन्मदिन के अवसर पे जो है, क्या करना है, पेड़-पौधे लगाना है और सिर्फ लगाना ही नहीं है, बल्कि वो कैसे आगे बढ़े, अच्छे बढ़ सके, उसकी देख-रेख करना है, उसको रोज़ पानी डालना है। तो ये सभी बातें जो है उस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर देश को चाहिए कि वो अपनी पर्यावरण के लिए चिंता रखे क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, अभी का सोच रहे हैं, हम आज का सोच रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में हम नहीं सोच रहे। इसीलिए अगर हम आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचोगे और ऐसे ही पर्यावरण का ह्रास होता रहेगा, कटाई होती रहेगी ज़्यादा प्रमाण में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया जो है अस्तित्व से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए पृथ्वी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पर्यावरण से संबंधित कुछ चर्चाएँ हुई स्टॉकहोम में और स्टॉकहोम मैंने आपको बताया एक बहुत बड़े शहर का नाम है जो स्वीडन देश में है। तो इस देश में जो है 5 जून से लेके 16 जून 1972 इस कालावधि में, इस 9 दिन की कालावधि में जो है विभिन्न प्रकार के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए गए और हर देश के नागरिकों को जो है कुछ शपथ दिलाई गई कि हमको ये करना चाहिए। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मैं आपको बता देता हूँ कि उस परिषद में क्या हुआ कि प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना, यानी प्रदूषण को मात जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो ये प्रदूषणों को रोकने के लिए सरकार तो विभिन्न प्रकार के नियम लाती ही है, लेकिन हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है एक नागरिक होने के नाते कि हम भी सरकार की जो योजनाएँ हैं या सरकार जो पर्यावरण को रोकने के लिए जो उपाय योजना कर रही है, उसमें सरकार का सहयोग करें, उनका साथ दें। क्योंकि अगर हमारा सहयोग नहीं रहेगा, सरकार कैसी भी योजनाएँ लाए, अगर हमारा ही सहयोग नहीं रहा, तो वो योजना यशस्वी नहीं हो सकती, सक्सेस नहीं हो सकती। इसीलिए जो कुछ योजनाएँ सरकार द्वारा सर्वसामान्य लोगों के लिए लागू की जाती है, तो उस योजनाओं को जो है हमारा सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस परिषद में सहयोग की उम्मीद की गई कि सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, सभी देशों को सहयोग देना चाहिए, ता तभी जो है पर्यावरण जो है बच पाएगा। उसके बाद कुछ विकसित देश है, जो विकास के मार्ग पे जो विकास करना चाहते हैं, तो वो विकास करने कर रहे हैं, पेड़-पौधों की कटाइयाँ कर रहे हैं, कारखाने प्रस्तावित कर रहे हैं। तो उनको ये कहा गया है कि ठीक है, आप विकास कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन आप
विकास के नाम पे जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं, तो ये विकास करना जो है इतना लाभदायी नहीं होगा, क्योंकि ये विकास की वजह से या विकास करने के लिए आपको अगर पर्यावरण को असंतुलित करना है, तो आप जो है पूरी सजीव सृष्टि को क्या कर रहे हो, धोखे में डाल रहे हो। इसीलिए उनसे कहा गया कि आप एक दायरा बनाइए। आपका एक जो टारगेट है, वो टारगेट रखिए और उसके अनुसार जो है आप विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कीजिए। और इस परिषद में जो है पर्यावरण के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाएँ भी मौजूद हुई, जो हम जो कहते हैं जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं, उनका भी सहयोग होने लगा कि हम भी जो है सरकार की इस योजनाओं में जो है हम अपनी तरफ से भी कुछ मदद करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट की जो संस्थाएँ होती है, रोटरी क्लब वगैरह, ऐसी वो संस्थाएँ भी क्या करती है, हमारी बीएमसी को मदद करती है कि गरीब के बच्चे हैं और जैसे विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएँ प्राइवेट के स्कूल के बच्चों को मिलती है, वैसे ही हमारे बच्चों को भी मिलने के लिए हमारी महापालिका तो करती ही है, साथ में कुछ ऐसी संस्थाएँ भी है, जो चाहती है कि पूरे विश्व में, पूरे देश में, हमारे मुंबई जैसे शहर में गरीब के बच्चों को भी उतनी ही सुविधाएँ मिले, जितने की प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिल रही है, इसलिए वो भी मदद करते हैं। तो ऐसी मदद जो है इस परिषद में जो है गैर स गैर संस्थाओं ने भी ली है, यानी जिनका सरकार से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं था। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें भी पता है कि पर्यावरण जो है दिन में दिन जो है बहुत उसकी हालत खराब होती जा रही है, पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है और असंतुलित होने के कारण हम देख ही रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ अस्तित्व में आ रही है, नए-नए प्रकार के जो दुष्काल हो रहे हैं। यानी कभी-कभी जो है एकदम सूखा हो रहा है, तो कभी-कभी इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि नदी-नाले एक होकर जो है बस्तियाँ बह जा रही है। तो ये जो है पर्यावरण असंतुलित होने की वजह से हो रहा है। तो इस पर्यावरण को असंतुलित होने से बचाने के लिए क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया और इसके सहयोग से जो है पूरे विश्व के लोगों तक, पूरे देशों तक ये बात पहुँचाई गई कि हमको क्या करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। क्योंकि अगर हमको आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रख के जाना है, तो हमको पर्यावरण को बचाए रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरे चरण में यानी 1992 में भी एक पर्यावरण परिषद हुई और ये परिषद जो है रियो में हुई। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील देश की क्या है राजधानी है, यानी ब्राज़ील देश में जो रियो शहर है, यहाँ पे एक 1992 में दूसरी पूरी पर्यावरण परिषद हुई और इसका जो उद्देश्य यही था कि हमारे विश्व में जो है पर्यावरण जो बहुत तीव्र गति से दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है या पर्यावरण का असंतुलितपना हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये परिषद प्रारंभ की गई। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो है वर्ष 1997 में क्योटो में भी एक परिषद आयोजित की गई। उसका भी उद्देश्य यही था कि जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की कुछ उपाय योजना की जाए। उसके बाद नवंबर 2015 में पेरिस में एक परिषद हुई। तो उस परिषद का भी उद्देश्य यही था कि पर्यावरण किस तरह से जो है बना रहे, पर्यावरण कैसे अच्छी तरह से चलता रहे। ये उद्देश्य सामने रखते हुए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो पुढाकार के लिया था, यानी जो आगे बढ़ के जो ज़िम्मेदारी ली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण समस्या यानी पर्यावरण को बचाए रखना। क्योंकि पर्यावरण को अगर हम बचाएँगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी को जो है इससे बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या उसमें है आतंकवाद। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, आतंकवादी हमला हुआ है, इस देश में आतंकवादी हमला हुआ है, इस शहर में आतंकवादी हमला हुआ है, इस मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है, इस मस्जिद में आतंकवादी हमला हुआ है। तो ये आतंकवाद होता क्या है? इसके बारे में आज हम
सविस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मैंने स्क्रीन पे बताया हो, आतंकवादी जो है ये ऐसी इनकी संगठनाएँ होती है और इनकी ये कुछ 1-2 लोग नहीं होते हैं। इनकी संगठनाएँ होती हैं, इनकी संगठनों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों वाले औज़ार होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इंजीनियर के जो विद्यार्थी होते हैं, उस लेवल का इनका माइंड होता है। तभी तो ये जो है बड़े-बड़े शहरों में जो है इतने बड़े-बड़े हमले करवाते हैं। तो आतंकवाद क्या होता है? आज का हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या का दूसरा जो पॉइंट है ये है आतंकवाद। तो वर्तमान में जो अभी जो है सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या मानी जाने वाली ये है आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद ये विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ़ एक देश के सामने नहीं, 2 देश के सामने नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों के सामने आतंकवाद ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का सामना करना सभी राष्ट्रों की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर अ, एखादी छोटी समस्या रहती, एखादे देश की रहती, तो वह देश वो अपने स्तर पे हैंडल करता। लेकिन ये समस्या ऐसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय है और ये समस्या अभी रुकने का नाम नहीं ले इसमें कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है। इसीलिए पूरे विश्व मिलकर अगर इस समस्या का सामना करेगा, तो इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं, इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आतंकवाद से क्या तात्पर्य है? यानी आतंकवाद होता क्या है? तो इनका क्या उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए जो राजनीतिक का उद्देश्य होता है उनका, राजनीति का उद्देश्य होता है राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराधिक नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना। यानी सर्वसामान्य लोग, यानी हमारे जैसे, आपके जैसे सर्वसामान्य जिसका किसी राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है, ना किसी कुछ इससे लेना-देना है। और किसी का कोई अपराध ना होते हुए वहाँ पे हिंसा करना, यानी वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बम लगाना, वहाँ दहशत फैला देना, अफ़वाहें फैला देना या उस समाज में, उस जगह पे डर का माहौल पैदा कर देना, इनका उद्देश्य होता है और इन्हें ही कहा जाता है आतंकवाद। यानी आतंकवाद वो ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम इनको मारेंगे। उनका राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए, उनका जो उद्देश्य है वो साधने के लिए वो क्या करते हैं, समाज के जो निरपराधी है, जिनका किसी प्रकार का अपराध नहीं है, जो सर्वसामान्य लोग हैं, वहाँ पे डर का माहौल निर्माण करते हैं और उस डर की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खौफ में बहुत सारे लोग होते हैं और ये आतंकवादियों का उद्देश्य जो होता है ये भीड़-भाड़ में ज़्यादा वो करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मुंबई जैसे शहर में बहुत आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 1993 में भी आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद हमारे लोकल ट्रेन में आतंकवादी हमला हुआ। 2006 में मुंबई की जो ताज होटल है, गेट ऑफ इंडिया के पास, वहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, 2008 में सॉरी। तो ये आतंकवादी हमले हमारे भारत देश में भी बहुत ज़्यादा परिमाण में हुए हैं। तो आतंकवादियों का उद्देश्य कोई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, इनका एक राजनैतिक उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य साधने के लिए वो क्या करते हैं कि सर्वसामान्य या निरपराधी लोगों में डर का माहौल पैदा करते हैं और कुछ बम वगैरह लगवा के वहाँ पे दहशत निर्माण करते हैं। इन्हें ही आतंकवादी कहा जाता है और इनकी संगठित होते हैं, यानी इनकी एक संगठनाएँ होती है और ये इनकी संगठनाएँ जो है नियोजित पद्धति से यानी प्लानिंग करके ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी करना है। इनकी जो संगठना है, इनकी संगठना का जो मुख्य व्यक्ति है, वो कहीं और रहता है। इनके सदस्य कहीं और रहते हैं और ये पूरे विश्व में फैले हुए होते हैं। तो उनका नियोजन होता है कि हमको कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन-सी तारीख को कितने समय पे यहाँ पे बम विस्फोट करना है। इस तरह के वो करते हैं। कभी-कभी वो क्या करते हैं कि सिर्फ़ फ़ोन पे धमकी दे देते हैं कि यहाँ-यहाँ पे बम रखा गया है। क्योंकि फिर अगर वहाँ पे ऐसा अफ़वाह फैला देंगे तो वहाँ अपने आप जो है अफ़रा-तफ़री मच जाएँगी और उस अफ़रा-तफ़री में भी हम देखते हैं कि लोग जो भगदड़ होती है, उस भगदड़ में भी जो है लोग मारे जाते हैं। ऐसे लोग मारे जाते हैं जिनका ना कोई अपराध है, ना कुछ है। तो ऐसी घटनाएँ करने का काम जो है आतंकवादियों द्वारा किया जाता है।
आपको मैंने स्क्रीन पे बताया है कि ये आतंकवादी जो है, इनकी इस तरह की संगठनाएँ होती है और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि वहाँ का वातावरण जो है खौफनाक करना, वहाँ के लोगों को डराना, धमकाना और उनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो साध्य करना। ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने है, इसीलिए इसका समावेश अंतर्राष्ट्रीय समस्या में किया गया है। तो बहुत सारे देश जो है, साथ में मिलकर इस आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए इन्होंने ठान ली है और जागतिक स्तर पे, विश्व विश्वीय स्तर पे जो है, इस समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। और इस पाठ की आखिरी जो समस्या है विश्व की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में जो वो है शरणार्थियों की समस्या। अब ये शरणार्थी का अर्थ क्या होता है? शरणार्थी यानी जो शरण लेते हैं, यानी दूसरी जगह जाके शरण लेते हैं उसको शरणार्थी कहते हैं। जैसे कोई बांग्लादेश का व्यक्ति हमारे भारत देश में आ रहा है तो उसे शरणार्थी कहते हैं। लेकिन ये बांग्लादेश का व्यक्ति बांग्लादेश छोड़ के हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ कि जिन व्यक्तियों को अनिच्छा यानी उनकी इच्छा नहीं होती है अथवा ज़बरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है। यानी जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी वो इच्छा नहीं होती है अपना देश छोड़ने की लिए या फिर उनको ज़बरदस्ती से उनकी मातृभूमि यहाँ पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जहाँ पे उनके पूर्वज रहते थे, माता-पिता, दादा-दादी, वहाँ पे अगर उनका जन्म होने के बाद भी, उनकी इच्छा ना होने के बाद भी और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हकाल दिया जाता है। अब इसमें 2 बातें अलग-अलग हैं। अनिच्छा यानी उनकी इच्छा ना होते हुए, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ देशों में कुछ बाढ़ आ जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पे बताया है कि ये शरणार्थियों की स्थिति ऐसी होती है। कुछ देशों में बाढ़ आती है। बाढ़ ऐसी आती है जो देश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो बाढ़ के आस-पास रहने वाले लोग जो है, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश जाते हैं या दूसरे देश में उनको जाकर रहना पड़ता है। तो इनकी वजह से जो है उनको अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ता है। सहारा पाने के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राष्ट्रों को जाने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। यानी जिन व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती है या फिर उनको ज़बरदस्ती अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि उनको अपना सहारा या उनका जो परिवार है, उनकी परिवार की सुरक्षा हो, इसके लिए उनको विवश होकर जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है और दूसरे देश में जाके उनको रहना पड़ता है। विशिष्ट धर्म, वंश के लोगों के साथ अत्याचार होना अथवा उसने निकाल देना। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ देशों में जो है एक विशिष्ट जाति के या विशिष्ट धर्म के ऊपर ही अत्याचार होता है। जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले जो है हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ। उसी तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे वंश जैसे हम देखते हैं कि काले गोरों का जो पहले भेदभाव हुआ करता था, वैसे जो वंश होते हैं हर देश में अलग-अलग प्रकार के वंश होते हैं, तो उनके ऊपर ऐसे भेदभाव होते हैं। तो भेदभाव होने की वजह से वहाँ के लोगों के अत्याचार की वजह से वो लोग क्या करते हैं, उस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जाएँगे तो कहाँ जाएँगे? और उनको दूसरे देश में जाना मतलब इतना आसान नहीं होता है। उनको छुपके से जाना पड़ता है, क्योंकि ये अनलीगल काम है। ये कोई जैसे कि हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वीज़ा लेते हैं। वीज़ा यानी सरकार की मान्यता होती है हमारे पास, परमिशन होती है कि हम आपके देश में आ रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी इच्छा से नहीं, इनकी इच्छा के विपरीत या इनके ऊपर जो ज़बरदस्ती अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो इस अत्याचार, अन्याय सहते-सहते ये इनका एक समय ऐसा आता है कि ये चाहते हैं कि हमें इस देश में रहना ही नहीं। इसीलिए वो अपना बोरी बिस्तर उठाकर जो है, अपना देश छोड़कर दूसरे देश की ओर जाते हैं। युद्ध या आपदा के कारण अपने देश का त्याग करने पर बाध्य होना। युद्ध जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में कभी-कभी युद्ध होते हैं। तो युद्ध के समय जो है देश के कुछ लोगों को लगता है कि भाई सामने वाला देश हमारे देश से ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है, इसीलिए हम मारे जाएँगे। तो ऐसे समय
कुछ लोग जो है ये डर के मारे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं। या कभी-कभी किस देश में बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से वो दूसरे देश में सहारा ढूँढने के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरे देश में जाने के बाद भी उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में जो जू लोग थे, उनके साथ बहुत अत्याचार। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के जू लोगों में बहुत अत्याचार हुआ। उनकी नागरिकता भी और संपत्ति भी छीन ली। नागरिकता यानी उनको जिस देश के वो नागरिक है उनका उनको प्रमाण मिलता था, वो भी उनसे छीन ली गई और उनके ऊपर बहुत अत्याचार अन्याय हुआ और साथ प्रॉपर्टी थी वो भी छीन ली गई। दूसरे विश्व युद्ध से पहले कहाँ पर? कौन से लोगों के साथ? जो लोगों के साथ हुआ है। तो जो लोग शरणार्थी हो गए, यानी जब उनसे उनका देश ही जो है, उनसे संपत्ति छीन रहा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो वो लोग जो है 1971 में पूर्व वर्ष 1951 में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ राजनैतिक और धार्मिक अत्याचार होने के कारण वहाँ के लोग शरणार्थी हो गए। और वैसी ही घटना 1971 में कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई। वहाँ पे भी धार्मिक अत्याचार हुआ, साथ ही साथ राजनीतिक अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी दूसरे देश यानी भारत में आकर आश्रय लेने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई देश अपने ही नागरिकों के ऊपर अत्याचार अन्याय करता है या कभी-कभी उस देश के ऊपर कोई संकट आता है, तो उस संकट का सामना करने में वो असमर्थ होते हैं, इसीलिए वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। तो जब वो वहाँ दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश में भी उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश से निकले भारत में आ गए, तो हम भारत में आने के बाद भी हमारा देश उनकी जाँच-वाच करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले ही हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा आबादी है, हमारे देश में पहले ही बेरोज़गारी का प्रश्न है, हमारे देश में पहले ही भूखमरी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे देश के लोग अगर हमारे भारत में आकर रहने लगेंगे तो हमारे देश की जो आज की स्थिति है, वो और ज़्यादा खतरनाक होगी। इसीलिए दूसरा देश जब उन लोगों को लेने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ सोचता है कि इस तरह के जो लोग आते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, तो उनको आश्रय देने से पहले हमको अपने देश की कंडीशन देखनी होती है कि हम किस स्थिति में हैं। हम अपने देश के लोगों का तो कर रहे हैं, इनका भी करोगी तो हमारे ऊपर कितना बर्डन आएगा, हमारा बजट कैसे बढ़ेगा। तो ये विभिन्न प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे जब लोग ऐसे शरणार्थी होकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उस समय उनको बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि खाली देश में बाढ़ आ गई तो वहां से निकलने के लिए जब वो दूसरे देश में जा रहे हैं तो उतने बारिश में उतने पानी में जो है उनको नदियों में से अपने परिवार को लेकर और अपने साथ जो उनके साथ जो खाना वगैरह रहता है उसको लेकर चलना होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे बताया हूँ, तो देखिए ये बाढ़ आई थी, तो उस समय जो है बाढ़ आने के बाद एक नाव में कितने सारे लोग जो है अपने सामान लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतरित हो रहे थे। तो ये शरणार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जो है इनके ऊपर बहुत विचार-विमर्श किए और पूरे देशों को ये आगाह किया कि कोई भी देश हो, उस देश में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वहाँ के देशों के नागरिकों के ऊपर कोई अत्याचार हो, अन्याय हो या उनको तुम ज़बरदस्ती जो है दूसरे देश में जाने के लिए बाध्य करें। तो ये चेतावनी जो है संयुक्त राष्ट्र ने दी है और कहा गया है कि ऐसे शरणार्थी अगर कोई देश में आते भी है, तो उसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ को दो, ताकि संयुक्त राष्ट्र का जो एक प्रमुख खाता है, उस खाते से इन लोगों की क्या की जाए, मदद की जाए। क्योंकि हर देश के नागरिक जो है, उनको उस देश की सरकार का कार्य होता है कि उनकी क्या करना, रक्षा करना, उनकी देख-रेख करना। अगर अपने देश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनको ज़बरदस्ती दूसरे यहाँ भेजेंगे, तो वो कैसे जीवित रह पाएँगे? तो ये मानवाधिकार जो उनको अधिकार मिले हैं, तो उस अधिकार के तहत संयुक्त राष्ट्र ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे शरणार्थी
नहीं होने चाहिए। एक देश दूसरे देश की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसे शरणार्थी किसी देश में आ भी जाते हैं, तो उनको जो है उनकी व्यवस्था करना उस देश का कर्तव्य है, क्योंकि वो कुछ उम्मीद से आपके देश आए हैं, तो उनकी उस उम्मीद को आप जो है पूरी कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए और उनसे आने का कुछ रीज़न पूछिए और ज़्यादा जानकारी जो है हमारे पास पहुँचाइए, ताकि हमारी उससे कुछ अगर मदद मिले तो हम भी उसको क्या करें, सहयोग करेंगे। तो इस तरह का जो है आज का जो पाठ था, इस पाठ में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ क्या है? यानी पूरे राष्ट्र में कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, जिसका समावेश जो है अंतर्राष्ट्रीय होता है। यह ऐसी समस्या है, जो किसी एक देश या 2 देश की नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्रों की वह समस्या है। तो उस समस्याओं को सामने रखते हुए कौन-कौन सी उपाय योजना की जाती है, तो उसके बारे में हमने देखा आज कि पर्यावरण ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारे जीवन से निगड़ित है, क्योंकि आज पेड़-पौधों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमको जो जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो पेड़-पौधों से मिलता है। अगर पेड़-पौधे ही नहीं रहेंगे, तो आने वाला काल ऐसा रहेगा कि हम साँस भी नहीं ले पाएँगे। इसीलिए इस समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने पहल की और इस समस्याओं को निराकरण करने की कुछ योजनाएँ बनाई, उसमें कुछ विभिन्न प्रकार की परिषदें हुई, एक स्टॉकहोम से लेके पेरिस तक की परिषद चलती रही। उसके बाद हमने दूसरी समस्या देखी वो है आतंकवाद। आतंकवाद का मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप से बताया उस संक्षेप में बताया हूँ कि आतंकवाद होता क्या है? आतंकवादियों को क्या उद्देश्य होता है? और तीसरी जो थी समस्या वो था शरणार्थियों की समस्या। अब ये शरणार्थी कैसे होते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया है। क्योंकि शरणार्थी की कोई इच्छा नहीं होती है उनको ज़बरदस्ती से जो है अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार अन्याय होते हैं या कभी-कभी नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो ऐसी स्थिति में उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है और दूसरे देश में जाकर रहना पड़ता है, उसे शरणार्थी कहते हैं। ये शरणार्थियों के चित्र मैंने आपको बताया। तो इस तरह का यहाँ पाठ हमारा खत्म हुआ है। अगर इस पाठ स मैंने जो अभी पढ़ाया हो, इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो, तो मुझे पूछिए। आज का पढ़ाया हुआ जो भाग है, उसके संबंधित आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। नहीं समझा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि पिछले पीरियड में भी जो है, मैंने आपको भारत और अन्य देश के बारे में जानकारी दी थी। उस समय की कमतरता की वजह से एक बच्चे ने पूछा था कि नेपाल देश की स्थापना कब हुई? तो मैंने कहा था कि बेटा अभी समय कम है, तो मैं वो बच्चा अगर ऑनलाइन है तो उसका जवाब दे देता हूँ कि नेपाल की स्थापना जो है 25 सितंबर 1768 में हुई। नेपाल इस देश की स्थापना 27 25 सितंबर 1768 में हुई। और आज का जो भाग पढ़ाया हुआ हो, उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपके पास 1 मिनट है अभी। किसी को कुछ समस्या नहीं है, इसका मतलब आज का पढ़ाया हुआ पाठ सभी को अच्छी तरह समझ गया है, ऐसे हम समझते हैं। और आज का पाठ यही खत्म होता है, आज का पीरियड इसी में घोषणा करता हूँ। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना इसीलिए सभी का धन्यवाद।